जादुई आम का पेड़। एक गांव में मोहन और रोहन नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। बस तब से मोहन गांव में एक बड़े सेठ के घर में काम करने लगा। वो सेठ इसके बदले उन्हें रहने के लिए उसने कमरा दिया हुआ था और वो उन्हें खाना दिया करता था। मोहन अकेला ही उस सेठ के घर में काम करता था। वो रोहन से काम नहीं कराता था क्योंकि उसका भाई अभी छोटा था। वो सेठ काफी भले इंसान थे। वो कभी कभी उन दोनों से खुश होकर पहनने के लिए कपड़े और कुछ अच्छा खाना खाने के लिए पैसे भी दे दिया करते थे। मगर सेठ का बेटा मोहित बहुत ही चालाक था। वो मोहन और रोहन से बहुत जलता था। वो मोहन की कभी कभी अपने दोस्तों के सामने बहुत बेइज्जती करता था। और एक दिन ऐसे ही मोहित अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठा हुआ था। वहाँ पर रखा पानी वो जानबूझकर गिरा देता है और मोहन को आवाज लगाता है, ए नौकर, जल्दी से यहाँ पे आ। मोहन मोहित की आवाज सुनकर वहाँ आता है। मोहित उसे पानी साफ करने के लिए कहता है। मोहन वो पानी साफ करके बाहर चला जाता है। कुछ देर के बाद मोहित फिर से वहाँ पानी गिरा देता है और दोबारा से मोहन को बुलाता है। मगर इस बार मोहन ने उसे पानी गिराते हुए देख लिया था। आप ऐसा जानबूझकर बार बार क्यों कर रहे हो? तू नौकर है तो नौकर की तरह रहे। मेरी मर्जी, मेरा घर, मैं जहाँ मर्जी पानी गिराऊं। तुझे जिस काम के लिए रखा है तू वो कर। मोहित गुस्से में आकर मोहन को लात मार देता है और मोहन दूर जाकर गिरता है। ये सब उसके पिताजी देख लेते हैं। वो मोहन को जाकर उठाते हैं और गुस्से में मोहित की तरफ आते हैं। मोहित, तूने ये क्या किया? चल अब मोहन से माफी मांग। पिताजी, मैं इस मोहन से क्यों माफी मांगू? अब क्या मैं इस 2 कौड़ी के नौकर से माफी मांगूंगा? उसके पिताजी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। मोहित को अपने दोस्तों के सामने अपने पिता के हाथ से थप्पड़ खाकर बहुत ही बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो अपना मुंह छुपाकर वहाँ से चला जाता है। आज मोहन ने ठीक नहीं किया। उसकी वजह से पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे थप्पड़ मारा। मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? इसका बदला तो अब मैं मोहन से लेकर ही रहूंगा। तभी मोहित को एक सुझाव आता है। अगले ही दिन मोहित अपनी माँ के जेवर उनकी अलमारी से निकालकर मोहन के कमरे में छुपा देता है। जब सेठ की पत्नी अपनी अलमारी खोलती है तो उसे अपने जेवर नहीं मिलते और वो जोर जोर से सेठ को आवाज लगाती है, सुनो जी, अरे जल्दी आओ, देखो ना, किसी ने मेरे जेवर चुरा लिए हैं। सेठ अपनी पत्नी की आवाज सुनकर उसके पास दौड़ा दौड़ा आता है और मोहित भी वहाँ आ जाता है। पिताजी, ये देखो, अलमारी का ताला भी नहीं टूटा हुआ। इसका मतलब चोर कोई जानने वाला ही है। उसे अलमारी की चाबी के बारे में पता होगा। ये हमारे घर में से ही कोई हो सकता है। हमें अपने घर की तलाशी लेनी होगी। सेठ को अपने बेटे की बात सही लगती है और वो अपने पूरे घर की तलाशी करवाने लगते हैं। सब जगह ढूंढने पर भी वो जेवर नहीं मिलते। आखिरी में वो मोहन के कमरे में तलाशी लेते हैं और उन्हें वहाँ जेवर मिल जाते हैं। जिसके लिए मेरे पिताजी ने इतना किया, ये आस्तीन का सांप हमें ही डसने चला था। नहीं नहीं सेठ जी, ये मैंने नहीं किया। ये कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखो तो पिताजी, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी भी। पिताजी, ये आज हमारे घर की चोरी कर रहा है, फिर दूसरों के घर में करेगा। मैं तो कहता हूँ इसे इस घर से नहीं बल्कि इस गांव से ही निकलवा दीजिए। मोहन, तुम ऐसा करोगे मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया है। अब अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मोहन ने अपने सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसके सेठ ने उसकी एक भी नहीं सुनी। मोहन अपने भाई के साथ गांव से चला जाता है। गांव से चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। भैया, ये जंगल तो कितना घना है, अब हम कहाँ जाएंगे? रोहन, तू चिंता मत कर, हम कहीं भी रह लेंगे, मगर उस गांव में वापस लौटकर नहीं जाएंगे। ऊपर वाला सब देखता है, तू देखना, वही हमें रास्ता दिखाएगा। जंगल में कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक नदी दिखाई देती है। उन दोनों को बहुत प्यास लगी थी,
इसलिए वो उस नदी से पानी पीने चले जाते हैं। पास में एक आम का पेड़ था। वो दोनों आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम लोग मुझे पानी पिला सकते हो? क्या? तुम बोल रहे हो? मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पेड़ बोल सकता है। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ। क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो? मैं बस अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मोहन के पास एक लोटा होता है। मोहन उस लोटे से नदी से पानी लेकर आता है और वो जादुई पेड़ के जड़ में पानी डालकर उसकी प्यास बुझा देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी प्यास बुझाई है। इसके बदले तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम रह सकें और घर चलाने के लिए कुछ काम मिल जाए तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, तुम जब भी मुझ पर पानी डालोगे तो पानी डालते ही मेरी टहनियों पर ढेर सारे आम आ जाएंगे। उन आमों को तुम बाजार में जाकर बेच सकते हो। और यही नहीं, मैं तुम दोनों भाइयों को जंगल में जड़ी बूटी का ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। इससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। इतना कहते ही उनके सामने एक घर आ जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो उस घर में रहने लगते हैं और रोज सुबह मोहन उस पेड़ को पानी देता और पानी डालते ही उस पेड़ पर ढेर सारे आम आ जाते। उन आमों को तोड़कर मोहन और रोहन आसपास के गांव में बाजार में जाकर बेच आते थे। मोहन और रोहन जड़ी बूटी के ज्ञान की मदद से लोगों की मदद भी करने लगे। किसी को कुछ भी समस्या होती तो वो मोहन और रोहन के पास आते। धीरे धीरे आसपास के गांव में ये बात फैल जाती है कि जंगल में एक घर में दो भाई लोगों को मुफ्त में इलाज करके उन्हें ठीक कर देते हैं। जिस सेठ के घर में मोहन और रोहन काम करते थे, उस सेठ के बेटे मोहित को एक दिन सांप काट लेता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। इसलिए सेठ अपने बेटे को घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर लोगों से पता करते करते जंगल में उनके घर तक पहुंच जाता है। अरे, कोई है भाई, मेरी मदद करो। तभी मोहन और रोहन अपने घर से बाहर आते हैं। जब मोहन और रोहन को उस घर में वो देखता है तो उन्हें देखते ही वो समझ जाता है कि ये वो दो वही भाई हैं जो लोगों को ठीक कर रहे हैं। वो उन दोनों के आगे हाथ जोड़ने लगता है। मेरे बेटे को बचा लो, उसकी जान को बहुत खतरा है। नहीं भैया, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको नहीं पता वो मोहन कितना चालाक था। उसने आपकी और मेरी कितनी बेइज्जती की है। उसी के कारण हम गांव से बाहर निकाल दिए गए थे। आप खुद ही सोचो, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? हाँ रोहन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर हमें कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। फिर उसमें और हम में क्या ही फर्क रह जाएगा। मोहित को उसके पापों की सजा मिल गई है। इतना सब होने के बाद भी वो मोहित की मदद करता है। वो अपनी जड़ी बूटी मोहित के शरीर पर लगा देते हैं और मोहित कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। जब मोहित को पता चलता है कि उन्हीं की वजह से उसकी जान बची है तो वो उनसे माफी मांगता है। मोहित अपने पिता को उस दिन के बारे में भी बता देता है कि उसने ही जानबूझकर मोहन को फंसाया था। ये सुनकर सेठ की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वो मोहन से माफी मांगते हैं और मोहन उन्हें माफ कर देता है। जादुई भिंडी। रामपुर गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था हरिया और दूसरे का नाम था राजू। हरिया स्वभाव से जितना सीधा और नेक व्यक्ति था, राजू उतना ही कपटी और चालाक था। एक दिन राजू अपने खेत में भिंडी की फसल निकाल रहा था। तभी हरिया उसके पास आता है। राजू भाई, इस बार भिंडी की फसल कैसी हुई है? अरे अच्छी हुई है, तुम देख नहीं रहे क्या खेतों में कितनी हरी भरी भिंडी है। हाँ हाँ, देख रहा हूँ। इस बार तो मेरे खेत में भी भिंडी की फसल बहुत अच्छी हुई है। और आपको पता है राजू भाई, इस बार आसपास के गांव में भी भिंडी नहीं है, तो बाजार में भिंडी के दाम हमें अच्छे मिल जाएंगे। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है।
अरे, मुझे तो लगा था इस बार मेरे खेत में इतनी अच्छी भिंडी की फसल हुई है। ओहो, इसका मतलब सारा लाभ मुझे नहीं मिलेगा। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ। अरे वाह, इस बार तो खेत में कितनी हरी हरी भिंडी हुई है। इन भिंडी के ना आपको बाजार में बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मगर इस बार हरिया के खेत में भी खूब अच्छी भिंडी की फसल हुई है। आपको हरिया से क्या मतलब? आप तो अपनी भिंडी बेचिए बाजार जाकर। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजू अपनी भिंडियों को लेकर बाजार बेचने चला जाता है। जब राजू बाजार पहुंचता है तो हरिया भी वहीं बैठा होता है। अरे राजू भाई, आप भी आ गए? अरे हाँ हाँ, आना तो पड़ता ही है, इन सबको बेचना भी तो है। राजू भी हरिया के बराबर में भिंडी बेचने के लिए बैठ जाता है। अरे भाई, भिंडी कैसी दी है? 50 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा? अरे वो तो होगा ही ना, क्योंकि आसपास के गांव में भी भिंडी नहीं है, तो दाम तो बढ़ेंगे ही ना। ठीक है, आप 1 किलो दे दीजिए। चलिए, आखिर आपकी तो बोनी हो ही गई। आइए आइए, ताजी ताजी हरी भिंडी ले लो। 2 किलो भिंडी दे दीजिए। ऐसा करते करते शाम तक उन दोनों की सारी भिंडियां बिक जाती है। ये देखकर हरिया राजू से कहता है, चलिए, आज तो हमारी सारी भिंडी बिक गई है, कल फिर से आएंगे। हाँ हाँ, कमाई तो बहुत अच्छी हुई है, इसलिए कल तो आना ही पड़ेगा। इतना कहकर हरिया और राजू अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। इस हरिया का तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपनी भिंडी बेचकर रोज ऐसे ही फायदा उठाता रहेगा। मैं उसको क्यों ना सारा फायदा ये उठाने ही ना दूं। अगर कल राजू भिंडी लेकर ही ना आए तो भिंडी का दाम और ज्यादा बढ़ा सकता हूं मैं, और इससे मुझे ज्यादा मुनाफा भी होगा। जब राजू अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। राजू की आवाज सुनकर उसकी पत्नी उसके पास आती है। अरे देखो देखो भाग्यवान, आज कितनी सारी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ भाग्यवान, पर मुझे एक उपाय सूझा है जिससे मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं हरिया के खेत की भिंडी खराब कर दूं तो पूरे गांव में बस मेरे ही पास भिंडी होगी। फिर मैं बाजार में जितने चाहे उतने दामों पर भिंडियां बेच सकता हूँ। आपकी तरकीब तो अच्छी है, मगर आप ऐसा कैसे करोगे? अरे तुम देखती जाओ, आज रात ही मैं उसके खेतों में जाकर सारी भिंडी की फसल को खराब कर दूंगा। फिर कल सुबह मेरे पास ही बाजार में भिंडियां होगी और मैं अपने मुंह बोले दामों पर भिंडियां बेचूंगा। रात होते ही राजू हरिया के खेत में जाता है और उसकी सारी फसल को खराब कर देता है। अगले दिन सुबह जब हरिया अपने खेत में आता है तो अपनी फसल को देखकर वो अपना सर पकड़कर रोने लगता है। हे भगवान, किसने मेरी फसल के साथ ऐसा किया? कल तक तो इतनी सारी भिंडी तैयार हो गई थी, अब सब कुछ नष्ट हो गया है। देखो राजू भाई, मेरी भिंडी सारी नष्ट हो गई है। जिसने भी ऐसा किया है वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएगा। अरे अरे हरिया भाई, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है किसी ने। शांत हो जाओ हरिया भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजू थोड़ी सहानुभूति दिखाकर बाजार के लिए निकल जाता है। जब राजू बाजार पहुंचता है, राजू अपनी भिंडी का दाम 50 रुपए किलो की बजाय 90 रुपए किलो कर देता है। पूरे गांव में भिंडी न होने की वजह से गांव के लोग राजू से 90 रुपए किलो भिंडी को खरीद रहे थे। अरे वाह, आज तो 2 गुना मुनाफा हुआ है। राजू अपने फायदे के लिए हरिया की खेती खराब करके खुद मुनाफा कमा रहा था और बहुत खुश था, और दूसरी तरफ हरिया अपने खेत में अपनी किस्मत पर रो रहा था।
तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। हरिया की आवाज सुनकर वो उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? हरिया बाबा को सारी बात बताता है कि कैसे किसी ने उसकी भिंडी की सारी फसल खराब कर दी है। बेटा, मैं तेरी मदद करता हूँ। ये पोटली ले, इस पोटली में जादुई भिंडी के बीज हैं। अगर इन बीज को तू अपने खेत में बोएगा तो चंद मिनटों में ही भिंडी की फसल तैयार हो जाएगी। बाबा, आप ऐसा सच में कह रहे हो? ऐसा सच में हो जाएगा? हाँ बेटा, ऐसा सच में होगा। और हाँ, इस जादुई भिंडी की एक और खासियत है। अगर कोई फिर से तुम्हारी फसल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उल्टा उसी के साथ बुरा होगा। वो बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाते ही हरिया उन जादुई बीज को अपने खेत में बो देता है और उसकी आंखों के सामने ही भिंडी की फसल तैयार हो जाती है। ये देखकर हरिया बहुत खुश होता है। अद्भुत! अरे, ये तो सच में अद्भुत है। बाबा के दिए हुए बीज सच में जादुई है। अगले दिन हरिया बाजार में अपनी भिंडी बेचने जाता है। कुछ समय के बाद राजू भी बाजार में अपनी भिंडी बेचने आता है। जब वो हरिया को भिंडी बेचते हुए देखता है तो वो हरिया को देखकर चौंक जाता है। अरे हरिया भाई, कैसे हो? अरे, आपकी फसल तो सारी खराब हो गई थी। तो ये भिंडी कहाँ से आई? राजू भाई, थोड़ी भिंडी मैंने अपने घर में पहले रखी हुई थी, बस मैं उन्हीं को बेच रहा हूँ, तभी तो घर चल पाएगा ना। अच्छा अच्छा, आप कह तो सही रहे हो, घर तो पैसों से ही चलता है। शाम होते ही हरिया और राजू अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में राजू हरिया की खेत की तरफ लौट रहा था और वो देखता है कि हरिया के खेत में भिंडी की फसल बहुत अच्छी उगी हुई है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे, इसका मतलब हरिया ने मुझसे झूठ बोला था। मैंने तो अपने हाथों से उसकी सारी फसल खराब करी थी, तो इतनी जल्दी भिंडी की फसल कैसे उग गई? ऐसे तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। आज रात में कुछ ऐसा करूंगा जिससे हरिया की फसल हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। राजू रात को ही हरिया के खेतों में जाता है और उसकी फसल को खराब करने वाली दवाई पूरे खेत में छिड़क देता है। चलो, अब मैं आराम की नींद सो पाऊंगा। अब हरिया के खेत में कभी फसल उगेगी ही नहीं। अगले दिन जब राजू अपने खेत में भिंडी लेने जाता है तो राजू खुश होने की बजाय अपनी फसल को खराब होता हुआ देख अपनी किस्मत पर रोने लगता है। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे, हरिया की फसल खराब होने के बजाय मेरी फसल खराब हो गई।